आयरन मैन वो कैरेक्टर है जिसको 1960s में स्टैन ली ने बनाते हुए ये कहा, जिससे यंग रीडर्स नफरत करेंगे, क्योंकि उस वक्त सर्द जंग का अरूज था और नौजवान नस्ल को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत थी वो जंग थी और फौज थी। तो स्टैन ली को लगा कि उसे एक ऐसे कैरेक्टर को शो करना चाहिए जो कि फ़ौज की नुमाइंदगी 100 दर्जे ज़्यादा करेगा। वो एक हथियार बनाने वाला होगा और हथियार भी फ़ौज के लिए ही बनाएगा और उन्हें फराहम करेगा। वो अमीर होगा और एक बिजनेसमैन होगा। तो स्टैन ली ने आयरन मैन का किरदार बनाया और उसे ज़बरदस्ती अपने यंग रीडर्स को कॉमिक्स में देखकर पढ़ने पर मजबूर किया, लेकिन वो करैक्टर सबसे ज़्यादा मकबूल हो गया और एमसीयू की पहली मूवी ही आयरन मैन बनी। एमसीयू में आयरन मैन ने अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड किया है। जहां भी उसे कोई खामी या कोताही नजर आई है उसने उस पर काबू किया है। जैसे कि आयरन मैन 1 में अफगानिस्तान में जब उस पर अटैक हुआ था, उसे पकड़ लिया गया और उसको ट्रेस नहीं किया जा सका था, इसलिए उसने पीटर पार्कर के सूट में एक ट्रैकर फिट किया How did you find me? Did you put a tracker in my suit or something? I put everything in your suit. ताकि अगर पीटर कहीं भी जाए या गुम हो तो उसे इजीली तलाश किया जा सके। ऐसे ही आयरन मैन 1 में जब टोनी स्टार्क अपना मार्क 1 बना रहा था और उसे चेक करने के लिए फ्लाइट ली, तो उसे एहसास हुआ कि उसे उड़ने के लिए दोनों हाथों की भी ज़रूरत है। अगर कहीं पे उसे कोई मुकाबला पेश आ जाए और वो अपना हाथ इस्तेमाल करे तो उसे उड़ने में मसला हो सकता है, जिसके लिए उसने सूट को मज़ीद स्टेबलाइज करने के लिए उसमें थ्रस्टर्स बनाए, जो कि उसने टाइम टू टाइम अपडेट भी किए ताकि उसे उड़ते हुए किसी का मुकाबला करने में आसानी हो। आयरन मैन 2 में जब रेस ट्रैक पर टोनी स्टार्क पर विपलैश ने अटैक किया और फिर हैप्पी आयरन मैन का सूट लेकर उस तक पहुंचा, इस दौरान आयरन मैन अपने आप को बचाता रहा। आयरन मैन ने रियलाइज़ किया कि अगर उसके पास सूट ना हो तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे अपना तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता था। तो उसने एक ऐसी घड़ी बनाई जो फौरी तौर पर एक नैनो ब्लास्टर के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती थी, और यही वजह थी कि आयरन मैन पर हमला हुआ और हैप्पी को सूट लाने में देर हुई। आयरन मैन ने खुद एक ऐसा ब्रेसलेट बनाया कि उसका सूट उसकी तरफ ट्रैवल करके आएगा, ब्रेसलेट का निशान लेकर खुद ही उस पर लग जाएगा। अगली बात जो इस फाइट के दौरान नोट की थी वो ये है कि आयरन मैन को अपना सूट पहनते हुए काफ़ी टाइम लगा था, जिसके दौरान में अगर विप्लैश चाहता तो आयरन मैन को मार भी सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा क्योंकि आयरन मैन हीरो था और मूवी को भी आगे चलना था। चलो कोई बात नहीं, एमसीयू में पहली बार विलन आया था। इस बात को नोट करते हुए आयरन मैन ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अपना नैनो सूट बनाया था, जो कि सिर्फ रिएक्टर पर डबल टैप करने से ही चंद सेकंड में मुकम्मल जिस्म को ढांप के सूट बन जाता था। एक और बात जो आयरन मैन ने विप्लैश के साथ लड़ते हुए नोट की वो ये कि विप्लैश के वेपन से आयरन मैन के सूट को नुकसान पहुंच रहा था। तो इस पर काबू पाने के लिए आयरन मैन ने अपने सूट को ऐसे अपग्रेड किया कि जब पहली एवेंजर्स मूवी में जब थोर ने आयरन मैन पर लाइटनिंग अटैक की तो बजाय इसके कि उसका सूट डैमेज होता, सूट ने उस लाइटनिंग को एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया। और यहीं पर इस मौके को नोट करते हुए कि फ्यूचर में अगर थोर के साथ मुकाबला हो तो अपना बचाव किया जा सके, आयरन मैन ने अपने नैनो सूट को एनर्जी रीफोक्सर से ऐसे अपग्रेड किया कि थोर की लाइटनिंग अटैक को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करके आगे ज़्यादा पावर से स्ट्राइक किया जा सके। एवेंजर्स मूवी के एंड पर जब आयरन मैन चिटावरी स्पेसशिप पर लेज़र अटैक कर रहा था तो जार्विस ने उससे कहा, Sir, we will lose power before we penetrate that shell. मतलब कि उसका सूट ज़्यादा देर तक एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता था और उसका एनर्जी का ड्रेन तेज़ था। इस मसले पर टोनी स्टार्क ने अपने नैनो सूट में काबू किया, जो कि स्पेस में जाने के 5 साल बाद तक भी अपनी एनर्जी स्टोर रख सका। पहली एवेंजर्स मूवी में चिटावरी आर्मी से लड़ते हुए आयरन मैन ने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे किसी भी मुकाबले या ख़तरे से लड़ने के लिए उन्हें हर वक्त रेडी रहना चाहिए। और मूवी के दौरान आयरन मैन ने यह भी रियलाइज़ किया कि हर वक्त एवेंजर्स एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो आयरन मैन ने अपनी एक ऐसी आर्मी तैयार की जो कि हर वक्त रेडी होती थी किसी भी ऐसे एलियन के ख़तरे से लड़ने के लिए, जिसको उसने आयरन लीजन का नाम दिया, जिसको आयरन मैन 3 में हमने देखा। जब आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क के घर पर हमला हुआ तो उसे एक बात का एहसास हुआ कि वो अपने साथ साथ पेपर पॉट्स की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल रहा है। तो उसने पेपर पॉट्स के लिए एक सूट तैयार किया जिसका नाम उसने रेस्क्यू सूट रखा, जो कि एवेंजर्स एंड गेम में हमें देखने को मिला। आयरन मैन 3 में ही जब घर तबाह होकर गिर गया पानी में और जार्विस टोनी को बचाते हुए अलास्का में आ गिरा तो वहाँ पर टोनी स्टार्क को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क ने पीटर पार्कर के सूट में हीटर भी रखा I put everything in your suit, including this heater. ताकि ऐसा अगर कोई ठंडक का मसला बनता है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। आयरन मैन 1 में जब टोनी अपने पहले सूट मार्क 1 की फ़्लाइट लेता है, जब एक ख़ास बुलंदी से ऊपर जाता है तो उसका सूट ठंडा होकर बर्फ़ बनने लग जाता है और मेलफंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है। इस बात को रियलाइज़ करते हुए आयरन मैन ने अपने सूट को गोल्ड टाइटेनियम में अपग्रेड किया
गोल्ड टाइटेनियम अलॉय वो धात है जिसका फ्रीजिंग टेम्परेचर तकरीबन -1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। पहली एवेंजर्स मूवी में ही आयरन मैन ने ये रियलाइज़ किया कि अगर हल्क को गुस्सा आ जाए तो उसे काबू करना इंतहाई मुश्किल है, जिसके लिए उसने एक स्पेशल किस्म का सूट बनाया जिसका नाम उसने हल्क बस्टर रखा, जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखने को मिला कि अगर ऐसा कोई मसला आए तो हल्क को काबू किया जा सके। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही जब टोनी स्टार्क हल्क का मुकाबला कर रहा था तो वहाँ पर टोनी ने हल्क को बीम से रोकने की कोशिश की, तो रियलाइज़ किया कि हल्क जैसे को रोकने के लिए इतनी पावर की बीम नाकाफ़ी है, तो उसने नैनो सूट में अपनी पावर बीम को मज़ीद अपग्रेड किया ताकि इतनी या इससे ज़्यादा की जिसामत के ऑब्जेक्ट को ईजिली रोका या दूर फेंका जा सके। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब एयरपोर्ट पर लड़ाई हो रही थी तो आंट मैन आयरन मैन के सूट में दाखिल हुआ और उसकी वायरिंग वगैरह को तोड़ने लग गया, जिसके बाद आयरन मैन ने अपना सूट स्किन टाइट बनाया ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा नुकसान ना हो। सिविल वॉर में ही आयरन मैन और रोडी जब कैप्टन अमेरिका और बकी को क्विन जेट में रोकने के लिए उनके पीछे जा रहे थे तो बीम लगने की वजह से जब रोडी नीचे गिरा तो टोनी को एहसास हुआ कि फ़्लाइट के दौरान सूट में लगे रिएक्टर को अगर कुछ भी होता है तो ईजिली लैंडिंग के लिए एक पैराशूट का होना ज़रूरी है, जो कि उसने पीटर पार्कर के सूट में इंक्लूड किया। गिरते हुए रोडी को आयरन मैन बचा ना सका क्योंकि आयरन मैन की स्पीड काफ़ी कम थी, तो इस खामी को भी दूर करने के लिए आयरन मैन ने अपने नैनो सूट में मेगा थ्रस्टर इंस्टॉल किए, जो कि इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिले। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब टोनी स्टार्क बकी को मिसाइल के ज़रिए से एम करने लगा तो उसमें उसे मसला आया, जो उसने अपने नैनो सूट में ऑटो एमिंग के ज़रिए से कंट्रोल किया। सिविल वॉर के एंड पर ही जब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका आपस में लड़ रहे थे तो आयरन मैन को एहसास हुआ कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट मोड में वो कमज़ोर है, जिसको दूर करने के लिए उसने अपने नैनो सूट में हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो अपग्रेड किया ही, साथ में उसने एक सोर्ड तलवार और एक शील्ड ढाल भी इस सूट में रखी। पर एंड गेम में उस ढाल को प्रोजेक्टाइल या सी थ्रू किया ताकि ढाल के तौर पर भी काम किया जा सके और उसके आर पार भी देखा जा सके। स्पाइडरमैन नो वे होम में जब पीटर बैड गाइज यानी बुरे लोगों को पकड़ते हुए गलती से लोगों से भरी हुई कश्ती को दो हिस्सों में तोड़ बैठता है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश करता है और वहाँ आयरन मैन पहुँचकर पीटर की हेल्प करते हुए कश्ती को जोड़ देता है। यहाँ पर आयरन मैन ने रियलाइज़ किया है कि पीटर में ताकत और इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 2 हाथ होने की वजह से वो लिमिटेड है, तो उसने पीटर के नेक्स्ट सूट में मज़ीद हाथ अपग्रेड किए या दूसरे मायनों में स्पाइडर टेंटिकल्स बनाए। तो ये आयरन मैन की टाइम टू टाइम कुछ ऐसी खामियां थी जिससे आयरन मैन ने बहुत कुछ सीखा और उन्हें अपग्रेड किया ताकि उस खुदाई पर, उस खामी पर काबू पाया जा सके। अगर कोई ऐसी बात जो मिस हुई हो तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।